घुड़सवारों का कोई सैन्य लीडर अगर स्वर्ग से उतर आए तो वो पेशवा बाजीराव जैसा होगा। पेशवाओं के इतिहास में बाजीराव जैसा ना उनके पहले हुआ ना उसके बाद कभी हो पाया। मराठा इतिहास के सबसे खतरनाक लड़ाके के बारे में इतिहासकार यदुनाथ सरकार ये बात कहते हैं। पेशवा बाजीराव वो लड़ाके थे जिन्होंने ना सिर्फ मुगलों को धूल चटाई बल्कि जिसने भी मुगलों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया उस हाथ को उन्होंने उखाड़ फेंका। 20 साल की उम्र में पेशवा का पद संभालने वाले पेशवा बाजीराव ने 40 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारे। उनके डर से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भागने तक को तैयार हो गए थे। आज इस वीडियो में इन सब कहानियों के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे उन्होंने दिल्ली को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बाजीराव बल्लालजी भट्ट ये उनका पूरा नाम था। 1720 में जब वो पेशवा बने तो 20 साल के थे। ये वो दौर था जब औरंगजेब की मौत के बाद से मुगल कमजोर पड़ गए थे, इतने कमजोर कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद एक बेहद कमजोर राजकुमार को दिल्ली का राजा बना दिया गया। देश भर में कई छोटी बड़ी ताकतें उस वक्त खड़ी हो रही थी और मुगल सत्ता धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। ऐसे में जब बाजीराव ने पेशवा की कमान संभाली तो बहुत तेजी से मराठा साम्राज्य की पताका भारत के बड़े हिस्से पर लहराने लगी। इन्होंने कर्नाटक से लेकर नॉर्थ में दोआब और दिल्ली तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बुंदेलखंड तक अपनी जीत का परचम लहरा दिया। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। उनकी 50,000 की घुड़सवार सेना ने बुंदेलखंड को पार करके यमुना नदी के किनारे डेरा डाल लिया। आगरा यहां से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर था। फिर मराठा जनरल मल्हारराव होलकर ने यमुना नदी को पार किया और दोआब के आसपास के कस्बों को जीत लिया। उनकी सेना दिल्ली से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर रह गई थी। मराठों की खबर सुनकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पसीने से भीग गए। उन्होंने अपनी पूरी सेना को लड़ने भेज दिया। अवध के गवर्नर सादत खान भी अपनी सेना लेकर पहुंचे। यहां होलकर और सादत खान की सेना में जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन होलकर की आखिरकार हार हुई। वो वापस ग्वालियर लौट आए, जहां पर बाजीराव का डेरा था। इधर जीत के बाद सादत खान ने मथुरा में खान बंगश के साथ हाथ मिलाया और दिल्ली में संदेश भिजवाया कि मराठे भाग गए हैं और अब चंबल से भी उन्हें खदेड़ा जाएगा। यह सुनकर बादशाह खुश हो गए, लेकिन चापलूसों से घिरे रहने वाले बादशाह की खुशी तब काफूर हो गई जब बाजीराव ने उन्हें असली धक्का दिया। हुआ यह कि मराठों की जीत पर मथुरा में जश्न मनाया जा रहा था। तभी एक दिन सादत खान को एक सैनिक ने हड़बड़ाते हुए खबर दी कि मराठे दिल्ली पहुंच गए हैं। सादत खान को तो जैसे काटो तो खून नहीं। मराठों को दिल्ली जाने के लिए मथुरा क्रॉस ही करना पड़ता, जहां पर सादत खान उनका इंतजार कर रहा था। फिर सवाल आता है कि आखिर वो दिल्ली पहुंचे कैसे। इसके पीछे एक ही कारण था, पेशवा बाजीराव का प्रेजेंस ऑफ माइंड। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करती, कभी भी मात दे सकती है। छत्रपति शिवाजी के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा सूझबूझ थी तो वो थे पेशवा बाजीराव। उन्हें सादत खान की लोकेशन पता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदली और मेवात के पहाड़ी रास्तों से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यह रास्ता छोटा था लेकिन मुश्किल भरा था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बाजीराव घुड़सवार सेना के महान कमांडर थे। उन्होंने हमेशा से ही अपनी सेना में हल्के बख्तर वाले घोड़े रखे थे जो आसानी से और तेजी से भाग सके। और सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी सेना ने एक बार तो सिर्फ 2 दिनों में 60 किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लिया था और आगे चलकर दिल्ली से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। इस बार मोहम्मद शाह को सिर्फ पसीना नहीं आया था, उनका हलक भी सूख चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि मराठों ने अगर अटैक किया तो वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन बाजीराव ने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि दोनों ही मिलकर संधि कर लें। अगर अगले दिन दोपहर तक इसका जवाब नहीं मिला तो दिल्ली पर वो कब्जा कर लेंगे। सादत खान की सेना दूर थी। ऐसी हालत में संधि ही एकमात्र रास्ता था और दूसरा रास्ता यह था कि रातों रात मुगल बादशाह नाव से यमुना नदी से भाग निकले। सोच कर देखिए कि मुगल बादशाहों की उस समय क्या हालत हो गई थी।
अब जब यह सब विचार किया जा रहा था तब दिल्ली के एक कमांडर अमीर खान ने लड़ने की बात की। उसके पास 12,000 की घुड़सवार सेना थी और 20,000 पैदल सैनिक थे। बादशाह ने फिर उसे जंग लड़ने की इजाजत दे दी। अमीर खान ने एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया जिससे कि मराठा सेना को रोक कर रखा जा सके और फिर जब सादत खान की सेना आए तो साथ में मिलकर अटैक किया जा सके। इस तरह उसने प्लान अच्छा बनाया, लेकिन उसके ही कुछ नुमाइंदों ने उसका प्लान खराब कर दिया। हुआ यह कि उसकी डिफेंस वाली ये स्ट्रेटेजी अमीर हसन नाम के एक कमांडर को पसंद नहीं आई। उसने सीधे अटैक कर दिया मराठा सेना पर। इधर बाजीराव ने बस अपने 500 घुड़सवारों को आगे भेजा उससे लड़ने के लिए। अमीर हसन को लगा कि मराठे तो बस इतने ही हैं, इसलिए वो मराठों से लड़ने के लिए और आगे तक चला आया। यहीं पर उससे गलती हो गई। बाजीराव अनुभवी थे, 30 से ज्यादा जंगें लड़ चुके थे। उन्हें देखते ही पता चल गया कि ये लड़ाके उतने बेहतर नहीं हैं। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटाया और जब अमीर हसन बहुत दूर निकल आया तो उस पर धावा बोल दिया। जब तक हसन को होश आया तब तक वो मराठों के पास गिरफ्तार हो चुका था। मीर हसन की इस एक हरकत ने मराठों को दिल्ली पर जीत दिला दी। दिल्ली पर एक बार फिर लूटपाट होने वाली थी, लेकिन तभी पेशवा ने कुछ तय किया और वो अपनी सेना लेकर अजमेर चले गए। दरअसल बाजीराव के खतों से पता चलता है कि वो दिल्ली में लूटपाट नहीं चाहते थे और उधर सादत खान की सेना भी दिल्ली में आने वाली थी, इसलिए उन्होंने 3 दिन तक दिल्ली पर कंट्रोल करने के बाद उसे वैसा ही छोड़ दिया और वहां से अजमेर निकल गए। दिल्ली की इस हार से मोहम्मद शाह को पता चल गया कि उनका कोई भी जनरल भरोसेमंद नहीं है और काम का भी नहीं है, इसलिए उन्होंने दक्कन में निजामुल मुल्क को दिल्ली बुलाया। 1737 में निजाम दिल्ली पहुंचे तो उनकी खूब आवभगत हुई। बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने तख्त से उतरकर निजाम का स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और सल्तनत की सर्वोच्च उपाधि आसफ जाह की उपाधि से उसे नवाजा। इस आलीशान आवभगत के पीछे उनका एक छोटा सा काम छिपा हुआ था। मोहम्मद शाह ने निजाम को फ्री हैंड दिया और कहा कि जितना पैसा चाहिए ले लो, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दो। मोहम्मद शाह ने निजाम के बेटे गाजिउद्दीन को गुजरात और मालवा का अगला सूबेदार बनाने का प्रॉमिस भी कर दिया। इस लालच को साथ लेकर निजाम ने मालवा की ओर बढ़ना शुरू किया बाजीराव से लड़ने के लिए। उस वक्त पेशवा पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनको निजाम की खबर मिली उन्होंने भी अपने 80,000 की सेना को तैयार किया और इनसे भिड़ने चल दिए। दिसंबर के महीने में भोपाल में दोनों का आमना सामना हुआ। निजाम ने शहर पर कब्जा किया और मराठों के आने का वेट करने लगे। इस हालत में मराठों को एक फायदा मिल गया। उन्होंने पूरे भोपाल शहर को घेर लिया। इससे रसद का रास्ता बंद हो गया, खाने पीने की कमी हो गई और आखिर में दोनों को जंग लड़नी पड़ी। निजाम अकेले नहीं थे, सवाई जयसिंह की सेना भी उनके साथ में थी, लेकिन मराठों और निजाम की लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि आखिर में निजाम को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। फिर निजाम की मदद को सादत खान का बेटा सफदरजंग भी भोपाल की ओर से आगे बढ़ा। बाजीराव ने उसे भोपाल से पहले ही रोक लिया। इस तरह निजाम मजबूर था। पेशवा ने निजाम की सेना की नींद हराम कर दी थी। निजाम ने भोपाल से पीछे हटने की सोची, लेकिन पेशवा बाजीराव ने उन्हें ऐसा जकड़ रखा था कि आखिर में संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर 7 जनवरी 1739 को दोराहा की संधि हुई। इसके हिसाब से मालवा के साथ साथ नर्मदा और चंबल के बीच एक बड़े इलाके पर भी पेशवा बाजीराव का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए देश की 2 बड़ी ताकतों को धूल चटाने वाले बाजीराव को मराठों के सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। तो कहानी थी पेशवा बाजीराव की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।